इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप सभी का स्वागत है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि जब हम माइक्रोवेव रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस और यूवी विजिबल रेडिएशंस को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इन तीनों में ही यूवी विजिबल रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है और उससे कम एनर्जी आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन की होती है और उससे कम एनर्जी माइक्रोवेव रेडिएशन की होती है। तो जब हम सबसे कम ऊर्जा वाली माइक्रोवेव रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल को देते हैं तो वो उस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन ही करा पाता है, अर्थात मॉलिक्यूल में रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस हमें यहाँ पर प्राप्त होती है, या यूँ कहें कि रोटेशनल लेवल्स के बीच में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा और हमें रोटेशनल लाइंस नज़र आती हैं। लेकिन अब हम यदि जैसे ही आईआर की एनर्जी उस मॉलिक्यूल को देंगे तो आईआर की एनर्जी को देने के साथ ही अब उस मॉलिक्यूल के अंदर घूर्णन के साथ साथ कंपन भी होना शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो रोटेशन में रोटेशनल लाइंस प्राप्त हुआ करती थी वो अब यहाँ पर ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाती है और अब हम यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो लाइंस बना होकर के हमें पीक्स की शेप में प्राप्त होता है। इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर आपको स्पेक्ट आईआर के बारे में जनरल जो जानकारी है वो यहाँ पर दे देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि नॉर्मल जो आईआर रेंज है जो हमारे पर्पस की है वो आ रहा है, ये रेंज है 14,290 से 200 सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखना ये ऊर्जा के घटते हुए क्रम में है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ जब ज़्यादा होगी तो ऊर्जा कम होगी, लेकिन आवृत्ति या तरंग संख्या यदि अधिक है तो ऊर्जा भी अधिक होगी। इस आईआर रीजन को इस आईआर रीजन को पूर्ण रूप से हम तीन भागों के अंदर विभक्त कर सकते हैं। पहला है नियर आईआर रीजन, जो कि हमारा यूवी विजिबल के बिल्कुल नज़दीक वाला है। उसको 14,290 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में डिवाइड किया है। नॉर्मल आईआर रीजन 4,000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स वाला है। तो फार आईआर रीजन जो कि माइक्रोवेव के नज़दीक है वो 666 से 200 सेंटीमीटर इनवर्स वाला है। 666 से 200 सेंटीमीटर इनवर्स वाला है। ये जो नॉर्मल रेंज है उसके लिए है कि हैज़ द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस बाय आवर मोस्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि हमारे ज़्यादातर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इस 4,000 से 666 वाली रेंज के अंदर अपना अवशोषण दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि यदि इन मॉलिक्यूल्स को 4,000 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स वाली आईआर की रेडिएशन दी जाए तो वे उसे अवशोषित करके अपना अवरक्त स्पेक्ट्रम देते हैं। इसे हम कहते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज है फिंगरप्रिंट रीजन, यानी कि अंगुली छाप क्षेत्र, जो कि हर दूसरे तीसरे वर्ष परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1430 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर आपको बहुतायत में बहुत अधिक मात्रा में अवशोषण पीक नजर आते हैं हमारे अधिकतर कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों के लिए, जो कि उनके लिए करेक्टरिस्टिक पीक होते हैं, यानी कि अभिलाक्षणिक पीक होते हैं। और कैन नॉट बी सेम फॉर टू कंपाउंड, अर्थात इस क्षेत्र के अंदर यदि किसी यौगिक के किसी कंपन के कारण कोई पीक यदि आ रहा है तो वो पीक किसी दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा नहीं दर्शाया जाएगा। मैं बिल्कुल यहाँ रफली एक एग्जांपल के तौर पर मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि हमें पता है कि कार्बन बीच में तो दोनों तरफ ऑक्सीजन है। यदि उसका एक मोशन है जिसमें कि सी और ओ वाला जो बॉन्ड है वो यदि कंपन करता है और उसके लिए यदि कोई बेंडिंग मोशन यदि 850 सेंटीमीटर इनवर्स पर, ध्यान रखना ये रफली वैल्यू है, 850 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है यदि, तो वो 850 सेंटीमीटर इनवर्स वाला जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के इस मोशन के लिए प्राप्त हो रहा है, तो वो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा ये पीक प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि हमारी अंगुलियों के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी अंगुलियों के जो छाप है वो किसी दूसरे की अंगुली की छाप से मैच नहीं होती, इसीलिए इस क्षेत्र को फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। ये एक जनरल सेंस के अंदर ही हम इस फिंगरप्रिंट रीजन वाले को आसानी से समझ सकते हैं।
जो कि इतना मुश्किल नहीं है। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि एक सामान्य अणु कितने प्रकार के कंपन गतियां कर सकता है, कंपन की सामान्य विधाएं। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी अणु में यदि n संख्या में परमाणु उपस्थित है तो उसके लिए जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की वो क्या होगी, 3n। अब चूंकि 3 स्थानांतरण की गतियां हैं और किसी रेखीय अणु के लिए केवल 2 घूर्णन की गतियां संभव है, तो 3 स्थानांतरण की और रेखीय के लिए 2 घूर्णन की गतियां यदि जोड़ दें तो कुल 5। तो इन 5 गतियों को यदि इन कुल गतियों में से घटा दें तो यानी कि 3n-5 कहते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएंगी कंपन की गतियां, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशंस फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। इसी प्रकार नॉन लीनियर यदि मॉलिक्यूल है तो उसके लिए भी 3 तो स्थानांतरण की गतियां हैं ही, साथ ही उसके लिए 3 प्रकार के घूर्णन की गतियां संभव हैं। तो उस परिस्थिति में 3 + 3 6, तो 3n टोटल मोमेंट में से हम 6 को घटा देंगे तो कंपन की गतियां उसके लिए प्राप्त हो जाएंगी 6। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि किसी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो कंपन की सामान्य विधाएं प्राप्त होती हैं वो 3n-5, तो नॉन लीनियर के लिए जो प्राप्त होती हैं वो 3n-6। एक अणु, ये तो है संख्याओं, यानी कि कितने प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। अब ये कि टाइप क्या है, तो एक मॉलिक्यूल आइदर बाय स्ट्रेचिंग और बाय बेंडिंग, यानी कि 2 प्रकार की कंपन की गतियां कर सकता है, या तो तनन कंपन या बंकन कंपन। पोजीशन ऑफ द एटम्स अटैच्ड विद ईच अदर, अपने उसमें उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक पोजीशंस के आधार पर वो 2 प्रकार की उसमें कंपन गतियां हो सकती है, तनन कंपन और बंकन कंपन। अब हम फिर यदि हम देख सकते हैं कि पिछली स्लाइड्स के आधार पर कि हमें कुछ एग्जाम्पल देखें तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने कितने हो सकते हैं। जैसे यहाँ CO2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम देखते हैं कि 1 2 3 यहाँ पर क्या है, परमाणु है। तो 3n-5 चूंकि रेखीय है तो 3n-5, तो 3 × 3 - 5 4, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड 4 प्रकार की कंपन की गतियां कर सकता है, जिन्हें हम स्टैंडर्ड नोटेशन के आधार पर ν1 को सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं, तो ν2 को एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं, और ν3 ν4 वो बेंडिंग वाइब्रेशन कहते हैं। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ν1 जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो IR इनेक्टिव होता है, क्योंकि इस मोशन के दौरान किसी भी प्रकार का द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन नहीं होता है, जो कि एक IR एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए प्राइमरी कंडीशन है। दूसरा, यदि हम H2 मॉलिक्यूल को देखें तो H2 मॉलिक्यूल चूंकि लीनियर नहीं है, ये बेंडिंग है, यानी कि नॉन लीनियर है। 3n-6, तो 3 × 3 - 6, तो अल्टीमेटली 3, अर्थात मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में वाइब्रेट वाया 3 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि जो H2O का अणु वो 3 प्रकार की कंपन की गतियां कर सकता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने प्रकार के जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यहाँ पर 2 प्रकार के दिखाए गए हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब है कि यदि इसे हम कंसिडर कर लें कि ये कार्बन है और ये दोनों हाइड्रोजन है, तो मैं यदि आप देख पाते हैं तो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, तो यदि दोनों बॉन्ड, इस कार्बन के दोनों बॉन्ड एक साथ ही अंदर कंप्रेस हो और एक साथ ही बाहर खींचे, एक साथ ही कंप्रेस हो और एक साथ ही बाहर जाए, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सममित तनन कंपन। तो असममित के अंदर यदि एक कंप्रेस हो रहा है तो दूसरा बाहर की तरफ जा रहा है, या ये अंदर आ रहा है तो ये बाहर जा रहा है, तो ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो तनन कंपन 2 प्रकार के हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। बेंडिंग वाइब्रेशन, यानी कि एटम्स की जो रिलेटिव पोजीशन है उनके गुणन कोणों में परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं बंकन कंपन। तो बंकन कंपन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो इन प्लेन और दूसरा आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन का मतलब तल में ही, यानी कि तल में ही जैसे सीजरिंग, ये कैंची चल रही है तो सीजरिंग मोशन। रोकिंग का मतलब ये तल के अंदर ही रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। इसी प्रकार से आउट ऑफ प्लेन के अंदर
ये है वेगिंग, यानी कि ये CH2 है, तो एक साथ दोनों नीचे जाएं और एक साथ दोनों ऊपर जाएं, इसे हम कहते हैं वेगिंग। तो चौथा प्रकार क्या है? ट्विस्टिंग, यानी कि एक ऊपर जाए तो एक नीचे जाए, एक ऊपर जाए तो नीचे जाए, इसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग। तो कुल मिलाकर के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार के, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, जबकि बैंडिंग दो तरह के, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन में पहला सीजरिंग, दूसरा रोकिंग, तो आउट ऑफ प्लेन में पहला वेगिंग और दूसरा ट्विस्टिंग। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाइब्रेशन है जो कि कंप्लीटली सिमेट्रिकल और स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि एक बेंजीन मॉलिक्यूल है जिसमें 6 हाइड्रोजन नजर आ रही है, या ये हमारा CCl4 है, CCl4, जहां पर कि चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, चारों बॉन्ड समान है, तो एक प्रकार से फुफ्फुस की तरह पर, लंग्स के तौर पर ब्रीथ ले रहा है, ब्रीथ ले रहा है, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर ब्रीथिंग वाइब्रेशन। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर एक अणु के द्वारा कितने प्रकार के कंपन की गतियाँ की जा सकती है उसके बारे में डिस्कशन था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि किसी अणु का जो कंपन स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार से डिस्कस किया जाता है।